बुलेटिन में खुशामदीद। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर और काबीना से अहम मुलाकात आज होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे व्हाइट हाउस में होगी। अमरीका के सदर कैबिनेट रूम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। पाक फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल के एजाज में जोहराना कैबिनेट रूम में होगा। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस और ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी निजाद अमेरिकी सियासतदान साजिद तारड़ कहते हैं 10 मई के बाद अमेरिका को पता चल गया कि खित्ते में एक नया मजबूत लीडर सामने आया है। एक नया पाकिस्तान है और इस नए पाकिस्तान की बुनियादें रखने के लिए मैं समझता हूँ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक भरपूर किरदार है। दिफाई तज्जियाकारों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को अहम करार दिया। इंडिया में तो इस तरह सांप सो गया होगा, ये जो चार का टोला है, ये खतरनाक कसाईयों का, टेररिस्ट का, उनको ये समझ नहीं आ रही होगी कि अब इनके साथ क्या होगा। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतफाक इस्तकबाल किया। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी और पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर डिजिटल ट्रक के जरिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और खिदमात को उजागर किया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर और वाशिंगटन डीसी में वीडियो नुमाइश का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कुछ देर में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ को दोहराने पर मदु कर रखा है। इस मुलाकात में ISI चीफ समेत ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शामिल होंगे। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जहांजेब अली व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात वो देंगे। मैं व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद हूँ। वो दरवाज़ा है जहाँ पर कोई भी गेस्ट जब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए आते हैं तो वो इसी दरवाजे पर उनका इस्तकबाल करते हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो कुछ देर बाद ही जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं और यही वो दरवाज़ा है जहां पर आर्मी चीफ का सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्तकबाल करेंगे और उनके साथ उनकी कैबिनेट रूम के अंदर एक बहुत अहम मुलाकात है। लंच उनके एजाज़ में रखा गया। इस वक्त मेरी जो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल से बात हुई है उनके मुताबिक ये क्लोज मीटिंग है। इस मीटिंग के अंदर मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा। अलबत्ता इस बात की तवक्को की गई है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से जो है वो एक मुख्तसर गुफ्तगू कर सकते हैं। इस मुलाकात में आर्मी चीफ के साथ DG ISI जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी जो है इस मुलाकात में शामिल हैं। सदर ट्रंप ने कभी भी किसी मुल्क के आर्मी चीफ को जो है इस तरीके से व्हाइट हाउस मदू नहीं किया, इस तरीके से उनके एजाज़ में जोहराना नहीं दिया। ये पहला मौका है कि किसी मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप का मेहमान है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बाअसर शख्सियत हैं। पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने जंग रोकी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग उन्होंने रुकवाई। ये दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं। उन्होंने एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंदी कराई। Today with the Pakistani Army Chief of Staff, what are you looking forward to achieving diplomatically? I love Pakistan, but I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. You have a meeting today with the Pakistani Army Chief of Staff. What are you looking forward to achieving diplomatically? I love Pakistan, but I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से फिर गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बात करने का पैगाम भेजा। मैंने कहा बहुत देर हो चुकी। ईरान के लिए यही पैगाम है, गैर मशरूत हथियार डाल दे। ट्रंप ने दावा किया हमने ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म कर दी। ईरानी 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमरीका ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है अगले हफ्ते से पहले बड़ी कार्रवाई हो। मैं क्या करना चाहता हूँ ये कोई नहीं जानता। I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Last minute they said, no, we're not going to do that, and they got hit. I don't know how much longer it's going to go. They're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. I spoke to him yesterday. He actually offered to help mediate. I said, do me a favor. I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. Unconditional surrender. That means I give up, no more.
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ قوم کے نام پیغام میں خامنائی نے کہا امریکہ نے مداخلت کی تو نقصان 100% اس کا ہوگا۔ ایرانی قوم شہیدوں کا خون ضائع نہیں کرے گی۔ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی، اسے سزا ضرور ملے گی۔ امریکہ نے دھمکی آمیز زبان استعمال کی، ہم دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ صہیونی دشمن کے کمزور پڑنے پر امریکہ کے دوست معاملے میں کود پڑے ہیں۔ ملت ایران در مقابل تعمیل ایرانی قوم کسی دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ صہیونی دشمن نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، ایک بڑی خونریزی کا مرتکب ہوا ہے، اسے لازماً اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه۔ ایرانی قوم اور مسلح افواج دشمن کو مزہ چکھا رہے ہیں اور چکھاتے رہیں گے۔ دشمن کو ایسا مزہ چکھایا جس سے وہ کمزور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے دوست اس معاملے میں کود پڑے۔ دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و امریکہ نے ہمارے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کی، ہمیں دھمکی دی ہے۔ نہ صرف دھمکی دی بلکہ ایرانی قوم سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ دھمکی اسے دو جو دھمکی سے ڈرتا ہو۔ ایرانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ دھمکی دینے والے کی دھمکی کے سامنے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ سمجھدار لوگ جنہیں ایران کی تاریخ کا علم ہے جانتے ہیں کہ ایرانی قوم ہتھیار ڈالنے والی نہیں۔ قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید۔ ہم نہ کسی کے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں، نہ اپنے معاملے میں کسی کی مداخلت قبول کریں گے۔ جو امریکی اس خطے کی سیاست سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ اس جھگڑے میں پڑا تو نقصان 100% اسی کا ہوگا۔ اس جھگڑے میں اس کا جو نقصان ہوگا وہ ایران کے ممکنہ نقصان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره۔ ایران نے اسرائیل پر ہائپرسونک فتح بند میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور دوسرے شہروں میں فوجی اڈے نشانہ بنائے گئے۔ اسرائیل نے ایرانی سینٹری فیوج پروڈکشن سائٹ اور میزائل فیکٹریوں پر حملے کیے۔ عالمی تنظیم نے بتایا کہ اسرائیل نے ایران سے 5 گنا زیادہ حملے کیے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے داخلی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے ایرانی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ تہران کے گرد فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے جاری ہیں۔ ایرانی حکام نے موساد کے مزید 5 ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ تمام ایجنٹ تہران سے گرفتار کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے ویڈیو جاری کر دی۔ کئی نے گرفتاری سے پہلے زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ایرانی فوج نے 127 کلو گرام دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا۔ گرفتار ملزم مبینہ طور پر غیر مقامی تھا۔ تہران میں بڑی تباہی کے لیے دھماکہ خیز مواد جمع کیا گیا تھا۔ نیتن یاہو ظلم میں ہٹلر کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ترک صدر اردوان کی اسرائیلی وزیر اعظم پر شدید تنقید۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں صدر اردوان نے کہا اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ایران کا دفاع فطری، جائز اور قانونی حق ہے۔ اسرائیل کے پاس خود جوہری ہتھیار ہیں، وہ اپنے جوہری پروگرام میں بین الاقوامی قوانین تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی۔ ایران اسرائیل جنگ سے پیدا صورتحال تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا صورتحال پر ایران اور ترکی کے صدور سے بات ہوئی۔ ایرانی صدر سے گفتگو میں مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا عالمی برادری ایران اور اسرائیل میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ یہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ یہ نہ صرف خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے۔ عالمی ممالک ہیں، ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میری ایران کے صدر اور اسی دن میری ترکی کے صدر سے بات ہوئی۔ میں نے ایران کے صدر کے ساتھ پاکستان کے عوام کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ غزہ میں جو اس وقت صورتحال ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے لیے بھی عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ پاکستان، عرب اور تمام مسلم ملک ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ میں مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سنا دیا۔ کہا ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ خطے میں فوجی کارروائیاں مزید کشیدگی کا باعث بنیں گی۔ اعلامیے میں سفارتکاری اور مذاکرات سے تنازع حل کرنے پر زور دیا گیا۔
categoric rejection and condemnation of Israel's recent attacks on Islamic Republic of Iran, the imperative need to halt Israeli hostilities against Iran, which come during a time of increasing tension in the Middle East, and to work towards de-escalation to achieve a comprehensive ceasefire and restoration of calm. ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार ने दावा किया अमरीकी हमलों खुसूसन फर्दों पर हमले की सूरत में रद्द-ए-अमल आएगा। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हम्स में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। हूसी बहेराए अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। बाज़दारान इनकलाब का कहना है कि इन इसराइली हवाई अड्डों को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर हमले किए गए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत की हठधर्मी बरकरार, पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फिर अमेरिका की सालिसी कबूल करने से इनकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा अमेरिकी सदर और भारतीय वजीर आजम के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई जो 35 मिनट जारी रही। मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत पाकिस्तान से तनाज़े पर ना तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है ना करेगा। इस वक्त किसी किस्म के मुज़ाकरात या सालिसी की कोशिश की गुंजाइश नहीं। जंग बंद करने की बातचीत भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त फौजी चैनल्स के जरिए हुई। व्हाइट हाउस ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत पर कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान तसादुम का ख्वाहां है ना मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम लिखा, हम तस्लीम करते हैं कि अमन दोनों मुल्कों के मफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। भारत की आबी वसाइल को हथियार बनाने की पॉलिसी और कश्मीर में जबर नाकाबिल कबूल है। भारत का दहशतगर्दी को सियासी रंग देना भी नाकाबिल बर्दाश्त तर्ज अमल है। आगे का रास्ता सिर्फ दयानतदाराना सिफारतकारी से ही मुमकिन है, इनकार और ताखीर से नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने अमरीका और यूरोप में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की, जिस पर उन्हें शाबाश देता हूँ। साहब की लीडरशिप में डेलीगेशंस बाहर गए थे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए शाबाश देना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी भरपूर नुमाइंदगी की। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात के बारे में 2.5 माह पहले ही बता दिया था। सिपह सालार पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी लेकर आ रहे हैं। खुशखबरी मुआशी और दिफा के हवाले से होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा PTI ने अमेरिका में एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार किया, जो अच्छा इक़दाम है। 4 या 8 लोगों की बात नहीं, पाकिस्तान को बदनाम करने की बात है। मार्शल की इस मुलाकात के बारे में आप लोगों को 2.5 महीने पहले बताऊं, if I'm not wrong, ये पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के पहले चीफ हैं जो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। ये एक जंग जीते हुए सिपह सालार और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का फख्र है। पाकिस्तान का जो सिपह सालार है उससे मुलाकातें नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए और अच्छी खुशखबरियां भी लेके आ रहे हैं। तो मैं इंतजार करूंगा कि उसकी अनाउंसमेंट ICPR करे या गवर्नमेंट में। मैंने तो PTI पाकिस्तान कह दिया था जैसे MQ पाकिस्तान, तो मैं तो आपकी बात पर खड़ा हूँ, वैसा ही हुआ। किसी ने अगर अच्छा इकदाम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ उन्होंने अपने आप को डिसएंगेज किया है, डिस्टेंस किया है। PTI के घटिया प्रोटेस्ट पे 8 आदमी अगर बदनामी करते हैं तो पाकिस्तान की बताएं कितना वो पार्टी की खिदमत कर रहे हैं ना मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। कंडेम किया और जो बेंड भी किया है वो भी एक अच्छा इक़दाम है। उनके लिए डूब मरने का मकाम है जिन्होंने फील्ड मार्शल के दौरे को नाकाम बनाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि फील्ड मार्शल से सदर ट्रंप की खुसूसी मुलाकात का मतलब सिफारती मामलात को रुकवाने वालों से पूछें। ट्रंप मोदी के बहुत करीब थे, आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आज शर्म से डूब मरने का मुकाम है जिन्होंने क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के इस दौरे को नाकाम करने के लिए। जिनका लीडर वज़ीर आज़म हाउस से रोता रोता जेल तक पहुंच गया, फील्ड मार्शल साहब को ट्रंप साहब के साथ एक्सक्लूसिव मीटिंग प्लस उनको लंच जो है होस्ट किया जाना। जो डिप्लोमेटिक चीजें कवर करते हैं उनसे पूछें कि इसका मतलब क्या है। ऑनर है ये फील्ड मार्शल साहब का सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तान का ऑनर है, ये पाकिस्तान की कौम का ऑनर है। ट्रंप जो मोदी के बहुत क्लोज थे, वो आज अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत ने एक मजबूत कौम के तौर पर दुनिया को दिखाया। आज दुनिया मजबूर है तो उसको पाकिस्तान से बात करनी है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
कराची में राशिद मिन्हास रोड पर एक और शॉपिंग मॉल में शोले भड़क उठे। करोड़ों के नुकसान पर दुकानदार बिलक बिलक कर रो पड़े। फायर फाइटिंग हुकाम ने बताया इमारत में कोई फायर एग्जिट नहीं था, फायर सिस्टम भी खराब था। नजीर शाह की रिपोर्ट देखिए। राशिद मिन्हास रोड पर आग लगने का एक और अफसोसनाक वाकया। दुकानदारों के खून पसीने की कमाई देखते ही देखते आग में जलकर राख हो गई। मेरी कोट पैंट शेरवानी वगैरह पेंट शर्ट की दुकान थी, सब जल गया, सब राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। चलो माल तो गया सही, उसके बाद जो लोगों का कैश है, डॉक्यूमेंट्स है, वो तो बचाओ। इंतजामिया की मुबैना गफलत से 250 से ज्यादा दुकानों में आग लगी। आग तीसरे फ्लोर पे इनका एक कंट्रोल रूम, सर्वेलेंस रूम बना हुआ था जिससे पूरी बिल्डिंग का सर्वेलेंस चेक करते थे। उसमें शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बिल्डिंग में कोई फायर एग्जिट नहीं था। फायर सिस्टम तो मौजूद है लेकिन वो गैर फाल था। पूरी बिल्डिंग सेंट्रली एयर कंडीशन थी, चारों तरफ से पूरी तरीके से पैक थी। रेस्क्यूदारों की जानिब से आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद मॉल का इंतजाम जिम्मेदारान के हवाले कर दिया गया। कराची में एक मरतबा फिर इंतजामिया की मुबैना गफलत का खमियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ेगा, जो माजी में आग लगने के वाकयात के बाद बनाई गई कमेटियों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन जीशान मरगूब के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। कराची रिहाइश के लिए दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक ग्लोबल सर्वे जारी कर दिया जिसके मुताबिक दुनिया के 173 शहरों में कराची का 170वां नंबर है। सर्वे में कराची सिर्फ ढाका, तिराबलस और दमिश्क से कुछ ही बेहतर है। इंडेक्स में कराची का स्कोर 100 में से 42 था। ये वाहिद पाकिस्तानी शहर है जो इस फहरिस्त में शामिल किया गया है, जबकि कोपनहेगन को रहने के काबिल शहरों में सर फहरिस्त करार दिया गया है। सर्वे सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, माहौल और इस्तेहकाम की बुनियाद पर किया गया है। कराची इतना बुरा होता तो यहाँ 3 करोड़ लोग न रहते। बेहतर जिंदगी के लिए आज भी लोग कराची का ही रुख कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तदा वहाब कहते हैं कराची दुनिया के 6 बड़े शहरों में शामिल है। शहर को दरपेश मसाइल हम खुद हल करेंगे। मेरा शहर शानदार था, है और रहेगा। कराची इतना बुरा है तो 3 करोड़ लोग इस शहर में नहीं रह रहे हो। मेरे शहर आज भी डेली की बुनियादों पर पाकिस्तान भर से अफराद आ रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शहर है, बहुत सारे मुल्कों से बड़ा शहर है। मेरा शहर शानदार था, शानदार है और इंशाअल्लाह रहेगा। परेशानियों को भी इंशाअल्लाह हम ही अबूर करेंगे। कोई बाहर से आके बंदा या इंडेक्स वाले जो लोग हैं ना, ये लोग नहीं करेंगे। पता नहीं ये लोग कराची आए भी थे या नहीं आए थे, या ऑनलाइन किसी से पूछ लिया था। MKM पाकिस्तान ने कराची को कमर्शियल कैपिटल डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि जब 70% कराची विफाक और फौज का है तो 30% पर हम क्यों लड़ और मर रहे हैं। कराची का भला करना है तो लाहौर की तरह मेट्रोपॉलिटन बना दे। इस्लामाबाद के साथ कराची को कमर्शियल कैपिटल डिक्लेयर करें। क्या नेदरलैंड्स और मलेशिया में 2 कैपिटल नहीं? पेशावर है KPK में, लाहौर है पंजाब में, बलूचिस्तान में कोयटा है। ये तमाम शहर वन विंडो ऑपरेशन के जरिए चलते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर पूरी जो स्टेक होल्डर है बशमूल अस्करी क़यादत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कराची का भला करना है तो कराची को उसी तरह का मेट्रोपॉलिटन बना दो जैसे लाहौर है। 21 एजेंसीज हैं, कोई किसी के अंडर नहीं है। 21 एजेंसीज हैं जो अपने अपने पानी, अपने अपने सड़क, अपने अपने रिसोर्सेज के जिम्मेदार हैं। ऐसा शहर कहाँ होता है? अब कराची में अगर 68% फौज का और विफाक का है तो पूरा FPCCI ऑफिस लाहौर में सदर फेडरेशन आतिफ इकराम शेख और पैटर्न इन चीफ HM तनवीर कहते हैं कारोबारी लोग बजट से नाखुश हैं। हुकूमत कारोबारी अफराद को माहौल देने के बजाय मुश्किलात खड़ी कर रही है। FPCCI कमेटी वजीर आजम से मुलाकात करेगी, मुतालिबात ना माने तो हड़ताल पर चले जाएंगे। हमसे बात करें फेडरेशन इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद।